मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि नवाज लीग को एक और कुर्बानी देना पड़ेगी और वो दे देंगे। वैसे तो हर मोड़ पे उन्हें कुर्बानी देना पड़ रही है और पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें क्यों नहीं ले रही, किस चीज़ का इंतज़ार है, उसके कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, उसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। बाकी कल सिंध असम्बली का इजलास होने जा रहा है, मेंबरान हलफ उठाएंगे जो 9 मुंतखब हैं और 11 जमायतों ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। उसके लिए सिक्योरिटी प्लान क्या बना है, मेरी कुछ जो है पुलिस ज़राए से भी बातचीत हुई है, उसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। बाकी मौलाना फजल रहमान साहब की बिल ऑफ गेम, अब वो आसिफ अली जरदारी साहब के रहमो करम पर और एक अच्छी रवायत भी पढ़ने जा रही है, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे आपको। और वो अच्छी रवायत क्यों कह रहा हूँ मैं उसे, तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें, सिक्योरिटी प्लान जो कल सिंध असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जमायत इस्लामी ने भी ऐलान किया है, GDA ने भी, जो 11 जमायतें के वो तो ऐलान तो पहले ही हो गया था, जामशोरों के धरना जो दिया था जामशोरों में GDA ने कि जो नए अराकीन हलफ उठाने आएंगे उन्हें हम हलफ उठाने नहीं देंगे। वो इनका जाली मैंडेट है, वो जालसाजी के धांधली के जरिए वो कामयाब करार पाए हैं। हलफ उठाने के लिए असेंबली तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अब जाहिर है ये तो बहुत बड़ा मसला है कि मेंबरान असेंबली तक कहते पहुंचे। हमने ज़राए से मालूम की, थोड़ी पुलिस ज़राए से इनसे कि आखिर क्या करेंगे, वो किस तरह इस एहतजाज से महफूज बनाकर अरकान सिंध असम्बली को वहाँ पहुँचने में मदद फराहम करेंगे या पहुँचाएंगे। तो मुझे जो वहाँ से जवाब मिला वो यही मिला कि नहीं, इनको इनके करीब भी नहीं आने देंगे असम्बली से, 1 से 2 किलोमीटर दूर ही उन्हें रोका जाएगा। इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आर्ट काउंसिल तक या ये यहाँ तक मामला नहीं होगा, फुआरा चौक से लेकर बंस रोड से, यानी कि चारों अतराफ असम्बली के वो हिसार होगा पुलिस का। और वहाँ पे सिर्फ ये पुलिस एहलकार या ऐसे शोज़ वगैरह नहीं होंगे, वहाँ पे SSPs और SP सतह के एहलकारों अफसरान की भी ड्यूटी लगाई गई है, वो भी वहाँ पे होंगे और जो भी अरकान आएंगे उनको वो महफूज अपनी गाड़ियों और पहरे में वो असेंबली तक पहुंचाएंगे। और जो नाके लगाए जाएंगे उससे आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं होगी, सिवाय इसके कि उसके पास असेंबली का पास हो। और विजिटर्स के पास तो पहले ही जो है मनसूख हो चुके हैं, और इस सहाफ़ियों के जो पास बनते हैं वो भी नए बने हैं, पुराने वाली जो लिस्ट थी वो नहीं है, उसकी तस्दीक करके उन्होंने बनाई है। अब ये एक तरफ हलफ होगा, एक तरफ एहतजाज होगा। अब देखें कि कल ये किस तरह इजलास होता है, और इजलास जो होगा उसकी सदारत तो स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब करेंगे, वो उनसे हलफ उठाएंगे। और नया स्पीकर जो मुंतखब होगा उन्हें वो हलफ उठा के फिर वो तो नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया है कि सैयद मुराद अली शाही तीसरी बार वजीर आला सिंध बनेंगे। इससे पहले 2 शख्सियात और भी हैं जो 3 बार वजीर आला सिंध रह चुकी हैं। एक खान बहादुर अयूब खोड़ो साहब, वो तो 1 मरतबा क़याम पाकिस्तान से कबल भी रहे, और 3 मरतबा सैयद कायम अली शाह भी रहे, वो 88 में 1 डेढ़ साल रहे। फिर उसके बाद आफ्ताब शाबान मीरानी साहब को आना पड़ा, फिर 2008 में, फिर 2013 में, 2016 तक फिर मुराद अली शाह की बारी आई थी। तो अब यानी कि वो वजीर आला बनेंगे तो उनका रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा 3-3 बार जो ये पहले 2 वजीर आला रह चुके हैं। और एक ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कर दिया कि अब स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह होंगे, जो सैयद खुर्शीद शाह के भतीजे हैं, जो गुज़श्ता हुकूमत में मिनिस्टर भी थे। अब कई लोगों को यही लग रहा होगा कि आगा सिराज दुरानी क्यों नहीं, तो आपको बताते चले कि आगा सिराज दुरानी साहब बड़े तंग थे स्पीकरशिप से। ऐसे ही जब 2008 में हुकूमत बनी थी तो निसार खोड़ो साहब बने थे, उन्होंने भी मिन्नतें करके जान छुड़ाई थी, लेकिन ये मुसलसल 10 साल स्पीकर रहे हैं। अब वो क्यों तंग थे कि ज़ाहिर है स्पीकरशिप के अलग मामला आते हैं। अब तो वो MP हॉस्टल वास्टल ये वो भी तमीराती काम मुकम्मल हो गया, और जो वजारत का मज़ा है वो स्पीकरशिप में कहाँ है। तो ज़ाहिर है कि अब वो भी अब वज़ीर बनेंगे और यकीनन उनको एडजस्ट किया जाएगा। और सूबाई काबीना में और कौन कौन होंगे उसके लिए जो मुतवक्का नाम लिए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब वो वजारत से बाहर बैठेंगे ऐसे?
ऐसे ही नासिर हुसैन शाह साहब, क्या वो वजारत से बाहर बैठेंगे? यही लोग होंगे। और इम्तियाज शेख साहब को भी वजारत मिलेगी। पहले मरहले में हमारी इतला है कि तकरीबन 10 से 12 वज़रा हलफ लेंगे। वज़ीर आला के मुंतखब होने के बाद सूबाई काबीना की तश्कील आएगी। और मुकेश चावला भी, जो हमें हमारी इतला है, वो भी कैबिनेट में पहले मरहले में ही शायद हो, और बाकी कुछ जो है वो दूसरे मरहले में आएंगे। वैसे भी जो कानूनी पोजीशन है कि 18 तो मिनिस्टर हो सकते हैं सूबाई हुकूमत में, सूबाई कैबिनेट में, और बाकी 5 मुशीरों की भी वो गुंजाइश है। और आपको बताएं कि जो अच्छी रवायत है, आपको बताई कि ये भी ऐलान हुआ है कि अब वो जो अक़लियती नशस्त पे मुंतखब हुए हैं नवीद एंथोनी, वो डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली होंगे। ये भी एक अच्छी रवायत है कि अक़लियती, यानी कि उनका स्टेटस तो एक ही होता है, वो मिनिस्टर भी बनते हैं, सब कुछ होता है, तो वो डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी साहब बनेंगे। ये एक अच्छी रवायत है। अब आपको बताएं कि बड़ी कश्मकश चल रही है कि आखिर पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें क्यों नहीं ले रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो बरबला कह दिया कि नहीं, हम वफाक में सारी हुकूमत बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वजारतें नहीं लेंगे। तो इस सिलसिले में मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से बात की, तो वहां से मुझे ये ही जवाब मिला कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो यूं ना समझें कि हम कोई हुकूमत में बैठेंगे ही नहीं, लेकिन उसके लिए कम से कम 6 माह लगेंगे। 6 माह के अंदर ये नवाज लीग को कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप हुकूमत चलाएं। इस दौरान वो सारा कुछ वाच भी करेंगे, और इस दौरान जितने भी कड़े फैसले हैं, वो IMF से लेकर मैशत के मामला से सब कुछ, वो इस दौरान मेरे ख्याल में क्लियर होके रह जाएंगे कि अब हुकूमत कितनी मजबूत है, कितनी चलती है। और इस दौरान जून में ज़ाहिर है बजट भी मंजूर होगा, तो बजट किस तरह नवाज लीग की क़यादत बनाती है, उसमें पीपल्स पार्टी की कितनी अहमियत है, उसको कितना जो है एडजस्ट किया जाता है। तो मेरी इतला ये है कि 6 माह तक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने ये तय किया है। CEC में भी शायद ये मामला आए होंगे, लेकिन 6 माह की बात मेरे वहाँ से कहीं से नहीं सुनी। लेकिन ये अंदरूनी कहानी बता रहे हैं कि 6 माह तकरीबन पीपल्स पार्टी वाले सब्र करेंगे, लेकिन मुक़्तदर हल्कों का उन पे भी दबाव है कि नहीं, फौरी तौर पे अभी से आके बैठें। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत तो बननी है। और ये रवायत भी अब हमें देखने में आई है कि कौमी असम्बली के इजलास से पहले सूबाई असम्बली का इजलास आज पंजाब असम्बली का हो गया, कल सिंध असम्बली का होने जा रहा है। और वरना पहले ये रवायत थी, इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं है, लेकिन पहले कौमी असम्बली का इजलास होता था, और पहले वजीर आजम का इंतखाब, फिर जाके सूबों में ये प्रोसेस चलता था। लेकिन इस मरतबा ज़ाहिर है कि कौमी असम्बली के जिस तरह वो नताइज आए हैं, वो नोटिफिकेशन का रुकना, ये करना, वो करना, तो वो भी उसमें है। लेकिन वो भी समरी चली गई है सदर ममलकत के पास, वो मामला भी हल हो जाएगा। मार्च तक ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। और आपको बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब अब किसके रहमो करम पर, आपको आगाह करें कि जो शेयरिंग फार्मूला तय हुआ है नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसमें मुत्तहदा भी थोड़ी शीशदर है, थोड़ा वो भी परेशान क्यों है, क्योंकि अब अगर रिजर्व सीट्स की जो पोजीशन है उसको अगर देखा जाए, तो 100 सीटें तकरीबन नवाज लीग की बनती है, खवातीन और अक़लियतों की मिला के कौमी असम्बली में, और पीपल्स पार्टी की 69 बनती हैं। पहले वो 54 थी, पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 14 सीटें गुज़श्ता इंतखाबात से वो ज़्यादा लिए हैं। और वज़ीर आज़म के इंतखाबात के लिए कितनी फिगर चाहिए, वो चाहिए 169। तो वो 169 की फिगर तो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के पास भी है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की भी 22 नशस्तें बनती हैं, 17 वो जीते हैं, 4 खवातीन की सिंध से कौमी असम्बली की, और एक अक़लियत की नशस्त उन्हें भी मिलेगी। तो 22 नशस्तें, तो 191 नशस्तें ये हो गई। बाकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ, तो ये तकरीबन 200 तक इनकी फिगर पहुंच जाती है। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि फिर जब इनको ये इतनी फिगर है, तो मुत्तहदा वाले क्यों नहीं, तो ऐसे नहीं बनते। ज़ाहिर है मुत्तहदा वालों को मैंडेट किस तरह मिला है, किसने उनको मैंडेट दिलवाया है, तो अब वो हुकूमत से बाहर कैसे, और उन्हें ज़ाहिर है वजारतें भी चाहिए। अब आपको असल बात बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब वाली और आसिफ जरदारी साहब वाली, कि वो जो उनमें शेयरिंग फार्मूला तय हुआ है, उसमें ये हुआ है कि सिंध और बलूचिस्तान में ज़ाहिर है कि वहाँ वजारत आला पीपल्स पार्टी के पास है, तो गवर्नरशिप वो नवाज लीग को मिलेगी। और KP के और पंजाब में गवर्नरशिप वो पीपल्स पार्टी को मिलेगी, उनके ही गवर्नर होंगे। पंजाब में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन KPK में अभी जो गवर्नर है, आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि गुलाम अली साहब, इसके रिश्तेदार मौलाना फजल रहमान साहब के, वो इसकी गवर्नरशिप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर आसिफ अली जरदारी साहब हाँ वो चाहें, तो वो उन्हें वो गवर्नरशिप
वो तोहफे में दे सकते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो सुनने में आ रहा है इन पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के जराए से, तो उन्होंने ब्लफ गेम खेली थी, ऐसा उन्होंने का काम दिखाया कि पीटीआई से जाके मिले, और ये अब मुझे नहीं लग रहा कि वो उन्हें गवर्नरशिप जो है मिल जाए। बाकी आसिफ अली जरदारी साहब वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात ये भी आपको बता दें कि ये जो हुकूमती मामलात हैं, ये यारी दोस्ती, ये इस पे नहीं चलते। ये कोई ईदी सेंटर किसी ने नहीं खोला, ये कोई सैलानी का दस्तरखान नहीं है कि ऐसे प्लेट में रख के किसी को भी बस ऐसे दे दें। और जैसे आपको इंट्रो में बताया कि नवाज लीग को भी एक कुर्बानी और देनी पड़ेगी। वो कुर्बानी क्या है कि गवर्नरशिप सिंध की वो नवाज लीग के हिस्से में आई है, लेकिन ज़ाहिर है मुत्तहिदा वालों को राजी करना है, उनकी यही ख्वाहिश है, उनका ये मुतालबा है कि सिंध की गवर्नरशिप वो मुत्तहिदा को हो, और ज्यादातर इम्कान यही है कि कामरान टिसोरी साहब को ही रखें। पहले भी मुक़्तदर हलकों ने उन्हें लगवाया था, तो वो कुर्बानी भी नवाज लीग को देनी पड़ेगी। मुत्तहिदा ज़ाहिर है जब उनकी हुकूमत में होगी तो बड़े से बड़ा पार्टनर तो वही होगा। अगर पीपल्स पार्टी नहीं बैठती है, 22 नशस्तें उनकी, और ज़ाहिर है कि वजारतें भी चाहिए। अभी तक ये जो आप सुन रहे हैं कि इनमें थोड़े मामला नहीं बन पा रहे, वो बन गए सारे मामला। सिर्फ ये है कि हाँ कितना शेयर ज्यादा मिले। 3-4 वजारतें भी, और पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत वफाक में वो तो मुत्तहिदा की पसंदीदा रही है, जिसके साथ गए हैं उन्होंने उनसे ये वजारत ली है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।